हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। चलिए एक नई कहानी शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तुम बस एक गरीब लड़के हो, तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। ईशान का फैसला। ईशान गहरी सांस लेते हुए बोलता है, मैं गरीब जरूर था, लेकिन अब नहीं हूं। मैं अब सिर्फ एक मामूली लड़का नहीं, बल्कि मुंबई की आने वाली फिल्म का हीरो हूं। सभी लोग एक पल के लिए चौंक जाते हैं। तानी ने ईशान की आंखों में झांक कर देखा। वह जानती थी कि ईशान सच्चा इंसान है, पर जो वो कह रहा था उस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल। तानी को ये भी लग रहा था कि कहीं ईशान जोश में तो नहीं कह रहा, अगर हाँ तो अब उसे ये झूठ बहुत भारी पड़ने वाला था। तानी ये सोचती हुई ईशान को घूर रही थी। भाभी, मजाक उड़ाते हुए। हीरो? तुम मजाक मत करो। तुम्हारे जैसे लोग फिल्म में हीरो क्या, बैकग्राउंड डांसर भी नहीं बन सकते। यश हंसते हुए। किसी ने सच कहा है, सपने देखने में कुछ नहीं जाता। पर भाई, तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ सपने ही देख सकते हैं। कोई सबूत है? ईशान सख्त लहजे में। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, तो मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। मैं अभी माधवी जी के ऑफिस में कॉल करता हूं। वह खुद आपको बताएंगी। ईशान अपने फोन से माधवी जी के ऑफिस का नंबर डायल करता है। कमरे में सन्नाटा है। हर कोई उत्सुकता से उसकी तरफ देख रहा है। बड़े पापा का घर। रात का समय। सभी लोग बैठक में एकत्रित थे और माहौल गंभीर था। तानी के पिता यश, तानी, भाभी और बाकी सभी घर के सदस्य मौजूद थे। ईशान खड़ा, गहरी सोच में डूबा हुआ। सबको दूसरी तरफ से जवाब आने का इंतजार था। सब सुन सके इसलिए ईशान ने फोन स्पीकर पर रखा था। पर हर बार की तरह इस बार भी वो अपना कीपैड फोन लाया था। वो जब भी इधर आता था तो अपना पहले वाला ईशान बनकर ही आता था, ताकि किसी तो उसकी पहचान पर शक न हो। लेकिन आज वो खुद अपनी पहचान से सबको वाकिफ करा रहा था। नीरज का कॉल। फोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ से नीरज जी की आवाज आती है। नीरज जी। हेलो, नीरज भारद्वाज बोल रहा हूँ। ईशान आत्मविश्वास और कड़क आवाज में। हेलो, मैं ईशान बोल रहा हूँ। यहाँ मेरे घरवाले मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे कि मैं आपकी फिल्म का हीरो हूँ। क्या आप उन्हें बता सकते हैं? नीरज जी एक पल के लिए चुप हो गए। उनके सामने माधवी जी बैठी थी। उनकी आंखों के इशारे को समझते हुए उन्होंने आगे कहा, मुझे माफ करना, मैं किसी ईशान को नहीं जानता और ना ही तुम हमारी फिल्म के हीरो हो। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। उनकी आवाज में घबराहट थी। साफ लग रहा था कि वह झूठ बोल रहे हैं। ये सुन ईशान हक्का बक्का रह गया। ये वो क्या कह रहे थे? उन्होंने एक पल में ईशान की दुनिया ही बदल दी थी। ईशान जिसका चेहरा अभी खिला ही था फिर से मुरझा गया। पर क्यों, आखिर क्यों नीरज जी ने ये कहा था? क्या ये कहने के लिए माधवी जी ने उन्हें ऑर्डर दिया था? अगर हाँ तो वो ऐसा क्यों करेगी? क्या करेगा अब ईशान? क्या वो खो देगा अपने प्यार को और तानी और यश की एंगेजमेंट हो जाएगी उसके ही सामने? कमरे में सन्नाटा था। ईशान के फोन से अभी अभी नीरज का जवाब आया था, जिसने उसकी पूरी उम्मीद को तोड़ दिया। कमरे में हंसी की लहर दौड़ जाती है। कमरे में मौजूद हर इंसान उसकी बेइज्जती कर रहा था। तानी के पिता यश और माया जैसे लोग खुलकर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। सबका मजाक। भाभी हंसते हुए। मैंने कहा था, ये लड़का सिर्फ सपने देख सकता है। अब देखो, ये खुद ही अपनी पोल खोल बैठा।
यश, भाई, तुम्हारे जैसे लोग हीरो बनने का सपना तो देखते हैं, पर सच्चाई कुछ और ही होती है। सपने देख बेटा, सपने देख। तानी के पिता हंसते हुए, ईशान, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं, पर यह ड्रामा बंद करो। यह सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उनकी हंसी का कोई ठिकाना ही नहीं था और ईशान सबकी नजरों में एक जोकर बनकर रह गया था। जोकर तो ये पहले भी था, लेकिन तानी का, जिसे हंसाने के लिए वो कॉलेज में एक्टिंग करता था ताकि उसका उदास चेहरा मुस्कुरा दे। लेकिन आज बात और थी। अब उसे समझ आ गया था कि ये लोग सिर्फ पैसों से प्यार करते हैं। इनके सामने इंसान की फीलिंग्स की कोई अहमियत नहीं। उसने एक नज़र सबको देखा तो उसके दिल में आया, मतलबी, लालची, धोखेबाज सब है यहाँ सिर्फ एक इंसानियत को छोड़कर। पर मैं तुम सबको देख लूंगा, एक एक कर तुम सबको अपने किए। और अफसोस नहीं हुआ तो मैं भी ईशान राजवीर नहीं। उसकी फीलिंग्स, उसका दिल ही जनता था जिससे वो अब किसी को वाकिफ नहीं करना चाहता था। हीरो बनने चला था, बन गया जोकर, कहते हुए यश जोर जोर से हंसने लगा। पर इससे भी ज्यादा उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर नीरज जी, उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिलहाल के लिए उसके पास इसका जवाब नहीं था। दूसरी तरफ माधवी जी अपने ऑफिस में खिड़की के पास खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान है। नीरज उनके सामने खड़ा हुआ और बोला, नीरज मैम, क्या हमें सच में ऐसा करना चाहिए था? माधवी जी की एक आंख हमेशा ईशान पर नजर रखती थी और आज उसके घर में क्या हो रहा है उन्हें इस बात का पता था। वो सब जानती थी और ये भी कि ईशान, जिसने इंटरव्यू के लिए ना कह दिया, वो अपने प्यार को पाने के लिए किया था। इसलिए उन्होंने नीरज जी को ना कहने को कहा। वो जानती थी कि इसमें ईशान की भलाई। माधवी जी गंभीर स्वर में, हाँ, यह जरूरी था। ईशान को अपनी पहचान का महत्व समझने और खुद को साबित करने का असली मौका यही है। अगर वह अपनी ताकत और काबिलियत से आगे बढ़ता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। नीरज जी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। एमएम, हम उसका सच बता सकते थे, इसे छुपा कर क्या फायदा। उसकी सच्चाई ये नहीं है कि वो मेरी मूवी का हीरो है। उसके अंदर का जुनून, उसकी मेहनत, उसका किरदार ही उसका सबसे बड़ा सच है। और वो मेहनत और टैलेंट से पूरी दुनिया को जवाब देगा कि ईशान कौन है। अगर उसे खुद को साबित करना है तो उसे अपनी मेहनत और काबिलियत से आगे बढ़ना होगा। यह दुनिया तभी मानेगी जब वो उन्हें दिखाएगा कि वो क्या कर सकता है। माधवी जी का इतना गहरा जवाब सुन नीरज जी भी मुस्कुरा दिए। उन्हें अपनी मैडम की बातें काबिले तारीफ लग रही थी। उन्हें आज यकीन हो गया था कि वाकई माधवी जी एक असल राइटर है जो लोगों को लिखना ही नहीं, पढ़ना भी जानती है। इसीलिए उनका स्टार स्टूडियो इतना कामयाब है कि हर कोई उनके साथ काम करने की ख्वाहिश रखता है। ईशान का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो जाता है। वह चुपचाप फोन अपनी जेब में डाल देता है। उसकी आंखों में आंसू और गुस्से की आग है, लेकिन वह किसी को दिखाने की कोशिश नहीं करता। इसी के साथ ये महफिल यही खत्म हो जाती है। घर वापस लौटते समय भी वो पूरे रास्ते खामोशी ओढ़े रहता है। ईशान चुपचाप घर पहुंचते ही अपने कमरे में चला गया। उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें बहने नहीं देना चाहता था। शिवानी ने इस वक्त उसे अकेले रहने दिया। उन्हें लगा कि कुछ वक्त के लिए उसे परेशान नहीं करना चाहिए। स्थान, ईशान का रूम। रात। ईशान अपने कमरे में अकेला बैठा है। वह अपनी असफलता और अपमान के बारे में सोच रहा है, जिसे सोच उसका गुस्सा फिर से बढ़ जाता है।
थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह गहरी सांस लेता है और अपनी सोच को बदलने की कोशिश करता है कि तभी उन्हें नीरज जी की बात याद आ जाती है। वो एक पल के लिए बाकी सब की बातों को नज़रअंदाज कर सकता था, लेकिन आखिर नीरज जी ने ऐसा क्यों किया ये उसे बेचैन कर रहा था। वो जिस तूफान की तरह घर लौटा था, उसी तूफान की तरह उठ खड़ा हुआ। ईशान अपने कमरे में टहल रहा था। उसकी बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही थी। ईशान खुद से गुस्से में, नीरज जी ने ऐसा क्यों कहा? मुझे झूठा साबित करने की क्या जरूरत थी? मैंने इतनी मेहनत की, सब कुछ हासिल किया, फिर भी मेरी पहचान को कोई नहीं मानता। उसका गुस्सा बढ़ता है। वह पास पड़ी कुर्सी को लात मारता है। मैंने खुद पर भरोसा किया, माधवी जी पर भरोसा किया, पर अब क्या करूं? क्या मैं वाकई किसी गिनती में नहीं हूं? उसकी आंखें जल रही थी। गुस्सा, बेबसी और दर्द तीनों मिलकर उसे परेशान कर रहे थे। रात का अंत और सुबह की शुरुआत। ईशान ने पूरी रात बेचैनी में बिताई। उसने कई बार सोने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे नीरज के शब्द याद आते। तुम हमारी फिल्म के हीरो नहीं हो। सुबह होते ही वह बिना किसी से बात किए सीधे माधवी जी के ऑफिस की ओर निकल पड़ा। वो बिना नाश्ता किए ही जा रहा था। उसे बस सच जानने की भूख थी। वो अपनी कार में बैठा और तेजी से कार स्टार्ट की। पीछे से ड्राइवर भागते हुए आया, पर ईशान जा चुका था। वो बिना ड्राइवर के ही खुद निकल गया था। उसकी कार की स्पीड से भी तेज उसका दिल धड़क रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसकी कार माधवी जी के ऑफिस के बाहर आकर रुकी और वो तेजी से अंदर की तरफ बढ़ा। उसक ही कदम को जल्दी थी। आज ऑफिस के लोगों को लग रहा था कैसे कोई तूफान आ गया हो। ईशान के जूते जोर जोर से टिक करते हुए अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। वो सीधा माधवी जी के केबिन में पहुंचा। माधवी जी उसके सामने बैठी थी। अब क्या होगा आगे जानने के लिए दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको मेरी ये नोवेल अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। स्थान, माधवी जी का ऑफिस। सुबह माधवी जी ऑफिस के आरामदायक सोफे पर बैठी थी। उनके सामने कई स्क्रिप्ट्स रखी थी। जैसे ही ईशान दरवाजे से अंदर घुसा, उन्होंने अपनी आंखें उठाईं और हल्का सा मुस्कुराईं। माधवी जी। अरे ईशान, इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है? ईशान गुस्से में बिना किसी झिझक के साथ बोला। ठीक बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है कि आप मेरी मेहनत पर भरोसा करती हैं। फिर नीरज जी ने मुझे झूठा क्यों साबित किया? क्यों उन्होंने सबके सामने मेरी बेइज्जती की? माधवी जी शांत स्वभाव से। बैठो ईशान। लेकिन ईशान बैठने के मूड में नहीं था। वह वहीं खड़ा रहा। माधवी जी का जवाब। माधवी जी ने चाय का कप उठाया और एक सिप लिया। फिर धीमे और गंभीर स्वर में बोली, ईशान, जब मैं तुम्हें पहली बार मिली तो मैंने तुम्हारे अंदर एक अलग चमक देखी। मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम में कुछ खास था। पर यह सफर सिर्फ चमकने का नहीं है। ईशान कुर्सी पर बैठते हुए थोड़ा शांत होकर, पर आपने मुझे साबित करने का मौका ही नहीं दिया। नीरज जी ने सबके सामने मेरी बात को झूठा साबित कर दिया। माधवी जी, और तुमने क्या किया? क्या तुमने अपनी काबिलियत को साबित करने की कोशिश की, या बस अपने नाम और मेरे भरोसे पर टिके रहे? ईशान आहत होकर, मैंने अपनी पूरी मेहनत लगाई है। माधवी जी थोड़ा सख्त लहजे में, मेहनत तो सही है, लेकिन आत्मविश्वास कहाँ है? तुम्हें अपनी पहचान को लोगों के सामने साबित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है?
क्या तुम्हें खुद पर यकीन नहीं? ईशान चुप हो गया। वह समझ रहा था कि माधवी जी की बातों में सच्चाई है। वो जान चुका था कि माधवी जी को वाकई उसकी लाइफ में जो चल रहा है उस सब की खबर है। वो एक पल के लिए खामोश हुआ, तभी उसे तानी का ख्याल आया। उसने झटपटाहट में कहा, लेकिन तानी, जब तक तो देर हो जाएगी, मैं उसे खो दूंगा। माधवी जी उसके उदास चेहरे को देखकर मुस्कुरा दी। तो ईशान, तुम्हारा प्यार तुम्हें तब मिलेगा जब तुम किसी मूवी में हीरो बनोगे। तुम्हारी तानी तुमसे प्यार करती है या फिर तुम्हार सक्सेस से? जरा बताओ मुझे। ईशान इस बात पर चुप हो गया। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं बना। उसे चुप देख माधवी जी ने कहा, देखो ईशान, जब तुम्हारी मूवी रिलीज होगी तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। तानी जैसी कई मिल जाएगी। एक लड़की के लिए खुद को कमजोर मत बनाओ, और वो भी जो तुमसे नहीं, तुम्हारी सक्सेस से प्यार करती हो, तुम्हारी दौलत पर मरती है। माधवी जी तानी के लिए ईशान की दिव्यता को जानती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो फिर से ईशान की लाइफ में आए। उन्हें इससे बड़ा घाटा लग रहा था। उन्हें अपना हीरो बिना किसी टेंशन का चाहिए था, ताकि वो बस अपने प्रोजेक्ट पर फोकस कर सके, ना कि प्यार के पीछे भागे। माधवी जी ने पास पड़ी स्क्रिप्ट उठाई और ईशान की तरफ बढ़ाई। यह फिल्म तुम्हारी है ईशान, तुम्हें इसे खुद के दम पर बनाना होगा। लेकिन याद रखना, तुम अपने परिवार, अपने दोस्तों या तानी के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए यह लड़ाई लड़ रहे हो। वह आगे बोली, तुम्हारे घरवालों ने तुम्हें नीचा दिखाया क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम अभी भी वही पुराने ईशान हो। उन्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम जो हो वह तुम्हारी मेहनत और काम से वक्त आने पर सब कोड़ोट नजर आएगा। ईशान का फैसला। ईशान ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता आ चुकी थी। आप सही कह रही हैं। मैं अब किसी को अपनी सच्चाई बताने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं अपनी मेहनत और काबिलियत से खुद को साबित करूंगा। माधवी जी मुस्कुराईं। यही आत्मविश्वास चाहिए था मुझे। अब जाओ और अपने सपने को सच करने में लग जाओ। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक नई दृढ़ता झलकती है। ईशान के चेहरे पर एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास उभरता है। वह फैसला करता है कि अब वह किसी को अपनी पहचान समझाने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि वह चुपचाप अपनी फिल्म की शूटिंग करेगा, अपनी मेहनत और टैलेंट से पूरी दुनिया को जवाब देगा। ईशान अब दबाव और असुरक्षा से मुक्त महसूस करता है। जिस दिन मेरी फिल्म रिलीज होगी, उस दिन ये लोग मेरी सच्चाई को पहचानने पर मजबूर होंगे, और तब तक मैं अपनी पहचान छुपाकर रखूंगा। तानी अपनी सगाई की तैयारियों में व्यस्त थी जब रूपाली अचानक उसके घर आ पहुंची। उसने आते ही बड़े आत्मीय अंदाज में तानी को बधाई दी। तानी, सुना है तुम्हारी सगाई यश से होने वाली है। सच में तुम दोनों एकदम परफेक्ट जोड़ी लगोगे। तानी, जो रूपाली से बहुत ज्यादा familiar थी, मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू, पर तुम यहाँ अचानक कैसे? रूपाली ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अरे, तुमसे मिलने आई थी। और वैसे भी तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। तानी थोड़ा चौंकी, लेकिन खुद भी बैठकर दोनों के लिए कॉफी मंगवाने लगी। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद रूपाली ने जैसे ही ईशान का नाम लिया, तानी थोड़ी असहज हो गई। तानी, तुम्हें ईशान याद है? मेरा मतलब, तुम्हारा मंगेतर जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता था। तुमने उसे छोड़ दिया क्योंकि? रूपाली ने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। तानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ रूपाली, वो सब पुरानी बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि इस पर बात करने की जरूरत है। रूपाली ने एक नाटकीय अंदाज में कहा, तानी, मैं समझती हूँ
कि तुमने जो किया अपने हिसाब से सही किया। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ईशान अब कहाँ है और क्या कर रहा है? रूपाली ने बातें घुमाते हुए कहा, उसे ये जानना था कि तानी को ईशान की सच्चाई के बारे में पता है या नहीं। तानी ने हल्के गुस्से में कहा, मुझे उसकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी उसने अपनी हालत खुद चुनी थी। रूपाली ने अपनी मुस्कान दबाते हुए कहा, अगर तुम्हें उसकी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम मुझे उसके बारे में बात करने दो। उसने झूठ मूठ चिंता जताते हुए कहा, मैं उससे डांस स्टूडियो में मिली थी। तानी, ईशान का टैलेंट कमाल का है, लेकिन उसकी हालत देखकर मुझे बुरा लगा। तानी कुछ बोलने ही वाली थी कि रूपाली ने अपनी चालाकी भरी बात शुरू की, तुम्हें पता है तानी, मैं और ईशान बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। ईशान से मेरी बात करवा दो, वैसे भी अब तो तुम्हारी जिंदगी यश के साथ बसने वाली है। रूपाली, जो अब ईशान की सच्चाई के बारे में सब जानती थी, उसने जानकर तानी को ना बताते हुए उससे ईशान और खुद की दोस्ती के बारे में कहा। अब तानी यश के साथ थी, ऐसे में रूपाली ईशान के साथ अपनी दाल गलाना चाहती थी। इससे उसे कितना फायदा होता ये वो अच्छे से समझती थी। उसे तो तानी पर तरस आ रहा था कि उसने ईशान को छोड़ के कितनी बेवकूफ़ी की। यहाँ तानी को समझ नहीं आ रहा था कि रूपाली क्या चाहती है। उसने उलझन भरी नज़रों से रूपाली को देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि रूपाली की इस दोस्ती के पीछे क्या मकसद है। उसने धीरे से कहा, रूपाली, अगर तुम्हें लगता है कि तुम और ईशान अच्छे दोस्त हो सकते हो तो यह तुम्हारा फैसला है, लेकिन मुझे इसमें शामिल मत करना। मैं अब उससे कोई राब्ता नहीं रखना चाहती और बाद में तुम्हें भी इस बात का एहसास हो जाएगा। फिर मत कहना कि मैंने वार्न नहीं किया था। रूपाली ने हंसते हुए कहा, ओह तानी, तुम हमेशा इतनी सख्त क्यों रहती हो? मैं तो बस यह चाहती हूँ कि ईशान कमाल का डांसर है और मैं डांस स्टूडियो की मालकिन। अगर हम एक हो गए तो कामयाब हो जाएंगे, हम सबकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। और अगर तुमने ईशान की बातें नहीं करनी तो चलो, इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। रूपाली ने वहां से जाते जाते तानी के दिल में ईशान को लेकर सवालों का बीज बो दिया। उसके दिमाग में यह चालाकी थी कि वह ईशान के करीब आकर उसकी सफलता का फायदा उठाए और तानी से अपनी जेलसी भी पूरी करे। लेकिन तानी के मन में अब हलचल शुरू हो चुकी थी। क्या वह सही कर रही है? क्या ईशान से अलग होकर उसने कोई गलती की? क्या ईशान का डांस उसे सक्सेस बना सकता? उसके ख्यालों में ईशान की बीती यादें आने लगी कि कैसे वो अपने पॉकेट मनी में से बचाकर उसे शॉपिंग पर लेकर जाता था और तानी खुद सस्ते मार्केट की वजह से उसे छोड़कर गुस्से में चली जाती थी। तभी उसके सामने मॉल की तस्वीर आ गई कि कैसे उस दिन मॉल में यश उसे छोड़कर चला गया था, ठीक वैसे जैसे वो ईशान के साथ करती थी। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी माँ ने आवाज लगाते हुए कहा, तानी, यश आया है, बेटा तुम्हें कल एंगेजमेंट के लिए शॉपिंग पर ले जाने। क्या तानी यश के साथ जाने के लिए तैयार होगी? एपिसोड तापते रिश्ते बदलते जज्बात। दोपहर का वक्त था। ईशान माधवी जी के ऑफिस से निकलने के बाद अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसके दिमाग में अभी भी माधवी जी की बातों की गूंज थी। अपनी धुन में वो रोड पर कार दौड़ा ही रहा था कि तभी उसने देखा आगे जबरदस्त ट्रैफिक ने रास्ता बंद कर रखा है। अचानक ट्रैफिक रुक गया। गाड़ियां हॉर्न बजा रही थी, लोग चिल्ला रहे थे और ईशान कार में बैठा सोच रहा था, अब ये नया ड्रामा क्या है? अब तक में ये पहली बार था जब ईशान मुंबई के ट्रैफिक में फंसा था। गर्मियों की तेज धूप थी। मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर ट्रैफिक जाम ने सभी को बेहाल कर रखा था। कारों के हॉर्न, बाइक की गड़गड़ाहट
और लोगों की बेचैनी से माहौल और तनावपूर्ण हो गया था। जाम में फंसा हुआ ईशान कार में बैठे हुए बेचैन हो रहा था। ईशान की कार का एसी चालू था, लेकिन उसका दिमाग इस जाम में फंसने से खौल रहा था। वह कार में बैठा बेचैनी से इधर-उधर देख रहा था कि आखिर जाम का कारण क्या है। उसकी नज़र सड़क के किनारे एक ठेले वाले बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह ठेला खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठेले पर रखा भारी सामान सड़क पर फैला हुआ था। वह सड़क के बीच में परेशान खड़ा था। कुछ लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और कुछ लोग अपनी कारों से सिर बाहर निकालकर चिल्ला रहे थे। अरे बाबा, ये ठेला यहाँ क्यों लेकर आए हो? जाम लगा दिया पूरा। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से सारा सिस्टम खराब हो गया है। हटाओ इसे यहाँ से। बूढ़ा आदमी असहाय नजरों से उनकी ओर देखता और ठेले के बिखरे सामान को समेटने की नाकाम कोशिश करता, लेकिन कोई उसकी मदद को आगे नहीं बढ़ा। ईशान ने अपनी कार एक तरफ पार्क की और आगे बढ़ा। वहां जाकर उसने देखा कि उस बूढ़े आदमी ने अपने ठेले पर जरूरत से ज्यादा सामान लाद रखा है। ठेले का बैलेंस बिगड़ने के कारण कुछ बॉक्स और सामान सड़क पर गिर गए थे। लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे थे, मगर किसी ने मदद करने की बजाय बूढ़े आदमी को ताने मारना बेहतर समझा था। अरे बाबा, इतना सामान क्यों लादते हो जब उठा नहीं सकते? कहीं और जाओ ये तमाशा करने। अरे कोई ट्रैफिक पुलिस बुलाओ। ईशान ये सब देख रहा था। उसे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उसने गुस्से से पहले अपने दिल की सुनी। उसने बिना देर किए अपना कोट उतारा, आस्तीन ऊपर की और जेंटलमैन की तरह सीधे उस बूढ़े आदमी के पास पहुंच गया। बाबा, घबराइए मत, मैं संभालता हूं। आप बस थोड़ा आराम कर लीजिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा और उन्हें साइड में बैठने को कहा। बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा तो ईशान ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, बाबा मैं आ गया हूं ना बस। ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा और उन्हें एक साफ जगह पर बैठाने के लिए आगे हुआ। बूढ़े आदमी ने थोड़ी हैरानी से उसे देखा। बेटा, तू क्यों करेगा? ये लोग बस चिल्लाते हैं, कोई हाथ नहीं लगाता। बाबा, ये सब लोग तमाशा देखने आए हैं। आप देखना, मैं अकेला भी ये जाम खुलवा सकता हूँ। ईशान ने मजाकिया अंदाज में कहा और सामान उठाने लगा। ईशान ने एक एक कर सामान उठाना शुरू किया। ठेले को सीधा किया और धीरे धीरे ठेले को सड़क के किनारे ले जाने लगा। बाकी लोग उसे चुपचाप देख रहे थे। कुछ को यह शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वे अब तक सिर्फ देख रहे थे। ईशान ने बिना कुछ कहे बूढ़े के ठेले को संभालना शुरू किया। वह पसीने में लथपथ था, लेकिन उसकी मुस्कान ने दिखा दिया कि वह दिल से कितना बड़ा है। लोगों का रिएक्शन। जब ईशान ये सब कर रहा था, तो सड़क पर खड़े लोग हैरानी से उसे देखने लगे। ये लड़का कौन है? एक कार में बैठे एक आदमी ने कहा। तभी उसकी मिसेज जो बराबर में बैठी थी ईशान को देख स्माइल करते हुए बोली, अरे, ये तो कोई हीरो की तरह लग रहा है। क्या हीरो? ऐसे लोग ही ट्रैफिक खोल सकते हैं। कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे थे। भाई, अपना करियर बदल ले, ठेले वाले एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बन जा। ये कोई नौजवान लड़का था जो देखने में जिम्बॉय लग रहा था, फिर भी उसने निकलने के बजाय बातें बनाना ही ठीक समझा। ईशान ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो बस सामान समेटने में लगा हुआ था। ठेला किनारे करने के बाद ईशान पसीने में भीग चुका था। उसने अपनी शर्ट के कॉलर से चेहरा पोंछा और हंसते हुए वहां खड़े लोगों से कहा, अरे भैया, ट्रैफिक जाम में सिर्फ हॉर्न बजाना ही नहीं होता, कभी कभी हाथ भी चलाना पड़ता है। आप सबने देखा नहीं,
कि ठेला धक्का देते वक्त जिम जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मुफ्त की एक्सरसाइज हो गई। भीड़ में से एक व्यक्ति बोला, भाई, तू तो बड़ा दिल वाला निकला। लोग तो यहाँ खड़े होकर सिर्फ चिल्लाते हैं। ईशान ने झुककर ठेले वाले को पानी दिया और कहा, नहीं यार, बस मुझे लगता है कि अगर किसी की मदद कर सको तो करनी चाहिए। वैसे भी ट्रैफिक में फंसने से अच्छा है थोड़ा पसीना बहा लिया जाए। वो नौजवान लड़का जिम्बॉय शर्मिंदा होकर सर झुकाने लगा। ये लाइन उसके लिए ही थी। कुछ मिनटों में ट्रैफिक खुल गया। बूढ़े आदमी ने ईशान का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, ऊपर वाला तेरा भला करे। कोई और नहीं आया, लेकिन तूने मेरी मदद की, उन्होंने शिकायती लहजे में कहा। ईशान ने चारों तरफ खड़े लोगों की तरफ देखा। वो लोग जो अब तक बूढ़े आदमी को ताने मार रहे थे, अपने अपने चेहरे झुका रहे थे। ईशान हंसते हुए, वैसे आप सब बहुत व्यस्त लगते हैं। इतनी व्यस्तता में किसी के पास टाइम नहीं था बाबा की मदद करने का, लेकिन गाड़ियों के अंदर बैठकर ताने मारने के लिए टाइम है? ये था मुंबई का हीरो, या यूं कहे रियल हीरो, जिसने कुछ ही पल में ना सिर्फ लोगों का दिल जीत लिया था बल्कि अपने नटखट अंदाज में सबको ये रियलाइज भी कराया था कि वो इंसानियत खो रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ईशान की वीडियोस भी बना दी थी। आजकल का सोशल मीडिया का जमाना। अफसोस ये देखने के लिए यहाँ माधवी जी नहीं थी। भीड़ में से किसी ने कहा, हमसे गलती हो गई, हमें उनकी मदद करनी चाहिए थी। ईशान हंसी दबाते हुए, गलती? अरे, ये तो आप सबके लिए रोज का ट्रैफिक ड्रामा है। आज मदद करना सीख लीजिए, कल से फिर गाड़ियों में हॉर्न बजाइए। वैसे मैं भी सीख रहा हूँ, स्टारडम से इंसानियत का बैलेंस कैसे बनाऊं। भीड़ में हल्की हंसी और शर्मिंदगी के मिश्रण की फुसफुसाहट होने लगी। सभी उसकी तारीफ कर रहे थे। इसी बीच एक और कार ट्रैफिक में फंसी हुई थी। उसमें तानी और यश बैठे हुए थे। तानी ने जैसे ही ईशान को ठेले को धक्का देते देखा, उसकी भौहें चढ़ गईं। देखो यश, इसने तो अब नया काम पकड़ लिया है। लगता है फिल्मों का हीरो बनने का सपना छोड़ दिया इसने। यश ने एक मजाकिया हंसी के साथ कहा, हाँ, लगता है ठेला मैनेजमेंट में पीएचडी कर रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ईशान किसी काम का नहीं। तुम पागल थी जो इसे कभी पसंद किया, और अब तुमने सही किया कि मुझे चुना। यश तानी की नज़रों में उठने का और ईशान को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। तानी की तीखी बातें। तानी ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा, इस आदमी ने हमेशा मुझे शर्मिंदा किया। अब देखो, ठेले वाले का असिस्टेंट बन गया है। इससे कुछ नहीं होने वाला। ये कुछ बड़ा कर ही नहीं सकता, बस बातें बनवा लो। ईशान ने बूढ़े आदमी को ठेले के साथ सड़क के किनारे पहुंचाया। जाते जाते उसने मजाक में कहा, बाबा, अगली बार ठेले पर थोड़ा कम सामान लादना, हाँ, और अगर ऐसा कुछ फिर हो तो मुझे याद करना। मैं ट्रैफिक खुलवाने में एक्सपर्ट हूँ। बूढ़ा आदमी हंस पड़ा और ईशान का धन्यवाद करता हुआ आगे बढ़ गया। ईशान ने अपनी गाड़ी की तरफ लौटते हुए सोचा, आज मदद करके जो सुकून मिला वो किसी भी स्टारडम से बड़ा है। पसीने से तरबतर उसकी सफेद शर्ट के कॉलर गीले हो चुके थे, मगर उसके चेहरे पर संतोष का भाव था। उसने अपनी तरफ बढ़ते वाहनों को देखा और राहत की सांस ली। जैसे ही वह अपनी कार के पास जा ही रहा था, उसे पीछे से किसी ने आवाज लगाई। उसने पलटकर देखा तो झट से पहचान लिया। ये यश की आवाज थी, जिसके साथ तानी भी बैठी थी, पर दूसरी तरफ मुंह घुमाकर। वो दोनों ईशान को ठेला ठेलते देख चुके थे और अब शायद उससे सावल करने वाले थे, या यूं कहे कि उसे परेशान करने।
पर ईशान के चेहरे पर पहले ही गुस्से और चिंता के भाव आ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तानी इस घटिया के साथ कहाँ जा रही है। क्या उसे पार्टी की रात याद नहीं? और अगर है तो वो फिर से यश पर भरोसा कैसे कर सकती है? ईशान आगे बढ़ा और तानी से कुछ बोलने को हुआ, लेकिन तानी ने नफरत की नजरों से उसे घूरा, फिर खिड़की की दूसरी तरफ देखने लगी। पर यश चुप रहने वाला कहाँ था। उसने झट से कहा, हाँ तो कितने कमा लिए ठेला चलाकर? अब क्या होगा आगे? क्या ईशान अपना सारा गुस्सा यश पर निकाल देने वाला था, या तानी की वजह से चुप रहेगा? क्या अब ये दोनों ईशान को नीचा दिखाने वाले थे, या ईशान इन्हें सबक सिखाएगा? अगर हाँ तो कैसे? जानने के लिए सुनते रहिए। मिलेंगे हम नहीं। ईशान ने उनकी गाड़ी को पहले से ही पहचान लिया कि ये तानी और यश की कार थी, और यश नहीं उसे पुकारा था। तानी उसकी पसीने से भरी हालत देख घिन नजरों से देखने लगी। ईशान को ये देख थोड़ा बुरा लगा, फिर अगले ही पल उसने खामोशी साध ली। यश ने ईशान को ऊपर से नीचे तक देखा। उसका चेहरा तिरस्कार से भर गया। तो ईशान, अब ठेले वालों की मदद कर रहे हो? वाह, तुमने सच में खुद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। तुम पर गर्व करना चाहिए, है ना तानी? यश ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। तानी ने बिना ईशान की तरफ देखे ठंडे स्वर में कहा, कुछ लोग अपनी औकात से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में वहीं लौट आते हैं जहां से शुरू हुए थे। ईशान ने उनकी बातों को सुना। उसके चेहरे पर एक पल के लिए दर्द झलकता, लेकिन वह जल्दी ही अपने चिर परिचित मजाकिया अंदाज में लौट आया, क्योंकि अब वो अपनी असल पहचान जानता था और उसे इन दिनों लोगों पर तरस आ रहा था। हाँ यार, औकात की बात सही कही। लेकिन सोच रहा हूँ, अगर औकात इतनी भी नहीं हो कि किसी बूढ़े आदमी की मदद कर सकूं, तो इसमें बुरा क्या है? वैसे तुम दोनों ट्रैफिक में फंसे हुए क्यों दिख रहे हो? सब ठीक है। तानी की तीखी बातें। तानी ने इस बार उसे सीधा जवाब दिया। सब ठीक है, ईशान। लेकिन मुझे तुम्हारी इस हीरोपंती में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपनी ये ड्रामा किसी और के लिए बचा कर रखो। ईशान ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस गहरी सांस ली। और वैसे भी जब कोई आपको ना समझाना चाहे तो आपको भी एफर्ट्स नहीं लगाने चाहिए। लेकिन यश ने खींचते हुए कहा, वो तो ईशान को बिना परेशान किए चुप कैसे रह सकता था? भाई, घर पर सब ठीक है ना? मतलब, उसने अपने हाथ से पैसों का इशारा करते हुए कहा, और हाँ, अगर ठेले की नौकरी चाहिए तो बता देना, मैं किसी एजेंसी से सिफारिश कर दूंगा। ईशान का तीखा जवाब। ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह यश, तुम्हारी एजेंसी की सिफारिश तो बहुत काम की होगी, लेकिन फिलहाल मुझे अपनी गाड़ी खुद चलानी आती है। ईशना अब उनकी बातों को दिल पर नहीं लेता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसकी औकात इनके सामने आ गई तो ये नज़र मिलाने लायक नहीं बचेंगे। ये दोनों एक दूसरे को टक्कर के जवाब दे ही रहे थे कि तभी तानी नाराजगी दिखाती हुई बोली, बस करो, ईशान। अब और बकवास सुनने की ताकत नहीं है। ईशान ने शांत स्वर में जवाब दिया, बकवास? जिसे ड्रामे को तुम बकवास कह रही हो ना, तानी। लेकिन याद रखना, जो लोग दूसरों की मदद करने को बकवास समझते हैं, उनके पास शायद कभी खुद की मदद के लिए कोई खड़ा न हो। ईशान को भी थोड़ा गुस्सा आ गया था। उसे तानी के बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि वो क्यों यश को इतना अच्छा समझ रही थी, जबकि उसकी असलियत तो कुछ और ही थी। पर बिना सबूत के ईशान निहत्था था। इसलिए इतना कहकर ईशान अपनी कार की तरफ बढ़ गया। उसके मन में थोड़ी उदासी थी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं होने दिया। सूरज स पर आ खड़ा था, गर्मी अब हद से बढ़ गई थी।
तानी ने गुस्से में सिर हिलाते हुए कहा, चलो, इस जाम से किसी तरह निकलो। मुझे इस गर्मी में और देर नहीं रहना। यश ने कार का गियर बदला और एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन कार आगे नहीं बढ़ी। उसने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार। इंजन से अजीब आवाजें आने लगी। ये क्या हुआ? यश चिढ़कर बोला। लगता है तुम्हारी ये महंगी कार भी तुम्हारे जैसे निकम्मी है, तानी ने गुस्से में कहा। यश ने कार का बोनट खोलकर देखा और समझ गया कि समस्या बड़ी है। उसके पिता की कंजूसी की वजह से कार की सर्विस लंबे समय से नहीं हुई थी। वह मन ही मन उन्हें कोसने लगा। ईशान का मजाकिया अंदाज। उसी वक्त ईशान, जो अपनी कार की तरफ थोड़ा बढ़ा ही था, रुककर हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अरे, क्या हुआ? गाड़ी ने भी हड़ताल कर दी क्या? यश ने खींचकर कहा, तुमसे मतलब? तुम जाकर अपनी ठेला सेवा करो। हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। ईशान ने हंसते हुए कहा, अरे, मैं तो बस पूछ रहा था। वैसे भी, जो खुद सड़क पर हैं, उनकी मदद लेना शायद आपकी शान के खिलाफ होगा, है न? तानी ने ईशान की बात पर ध्यान नहीं दिया और यश से बोली, अब क्या करेंगे? इस गर्मी में कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? यश ने झेंपते हुए कहा, मैं मैकेनिक को कॉल करता हूँ। तभी ईशान अपनी कार की ओर बढ़ा। उसने अपनी चमचमाती गाड़ी का दरवाजा खोला और उसमें बैठ गया। यह गाड़ी बेहद महंगी और स्टाइलिश थी। यश और तानी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ईशान की कार देख दोनों हैरान रह गए। ये गाड़ी ईशान की है, तानी ने चौंक कर कहा। यश ने अविश्वास भरे स्वर में कहा, ये कैसे हो सकता है? वह ठेले वालों की मदद कर रहा था और अब ये गाड़ी चला रहा है। दोनों की नजरें ईशान से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, जो अब तक उन्हें रोड पर खड़ा नजर आ रहा था, जिसे तानी घिन नजरों से देखकर मुंह बना रही थी। और यश उसके मजे ले रहा था। अब वो खुद सड़क पर उतर गए थे और हमारा हीरो अपनी लग्जरी कार लिए उन्हीं की ओर आ रहा था। उसने खिड़की नीचे की और शरारत भरे अंदाज में कहा, अरे यश बाबू, क्या हुआ? आपकी कार की तबीयत खराब हो गई? चाहे तो मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ। वैसे ये गाड़ी काफी कंफर्टेबल है, गर्मी में अच्छा लगेगा। तानी ने झिझकते हुए कहा, नहीं, हम। लेकिन यश ने गुस्से में जवाब दिया, हमें तुम्हारी लिफ्ट की जरूरत नहीं है। यश ने मैकेनिक को कॉल किया और कार को धक्का देकर साइड में लगाने की कोशिश करने लगा। वह पसीने से तर हो गया और अंदर ही अंदर शर्मिंदगी महसूस करने लगा। तानी चुपचाप खड़ी रही। उसकी नजरें बार बार ईशान की कार पर टिक जाती थीं, जिसे वो पसीने में देखकर घिन खा रही थी। इन पर मुंबई की गर्मी ने भी तरस नहीं खाया और ये भी कुछ ही देर में पसीने पसीने हो गए। ईशान ने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट की और जाने से पहले हल्के से कहा, ठीक है, अगर कभी मदद की जरूरत हो तो बता देना। वैसे भी मदद करने में मुझे खुशी मिलती है। जैसे ही ईशान की गाड़ी वहां से निकली, तानी की नजरें उसे जाता देखती रहीं। उसके मन में सवाल उठने लगे, ईशान के पास इतनी महंगी गाड़ी कैसे है? क्या वह वाकई बदल गया है? तानी ने सोचा, क्या तानी कभी ईशान के असली व्यक्तित्व को समझ पाएगी? क्या तानी अब ईशान की असली पहचान को जानने की कोशिश करेगी? तानी की झुंझलाहट और ईशान की चुप्पी इस रिश्ते को किस मोड़ पर ले जाएगी? जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही थी, तानी की झुंझलाहट भी बढ़ती जा रही थी। यश अब तक अपनी कार के बोनट को खोलकर छेड़छाड़ कर रहा था, लेकिन स्थिति जस की तस थी। पसीने की बूंदें तानी की पेशानी पर उभर आई थी।
उसने अपनी रेशमी दुपट्टे से चेहरा पोंछा और खींचते हुए यश से कहा, यश, बस करो। ये कार ठीक नहीं होने वाली। इतनी गर्मी में अब और इंतजार नहीं कर सकती। यश ने गुस्से से जवाब दिया, तो क्या करूं? यहां से पैदल चलें क्या? मैंने मैकेनिक को कॉल कर दिया है। बस थोड़ी देर में आ जाएगा। तानी ने एक नज़र ईशान की चमचमाती गाड़ी पर डाली। वह अपनी कार के दरवाजे से टिककर खड़ा था, हल्की मुस्कान के साथ उन्हें देख रहा था, क्योंकि वो जानता था कि आखिर इन्हें हेल्प लेनी ही पड़ेगी। बिना मदद लिए इनकी दाल नहीं गलने वाली। आखिरकार तानी ने हार मानते हुए गहरी सांस ली और कहा, यश, मैं इस गर्मी में और इंतजार नहीं कर सकती। ईशान से कहती हूँ कि हमें छोड़ दे। ईशान की मदद मांगना उसने लिए इंसल्ट से कम नहीं था। यश ने हैरत से उसकी ओर देखा। तुम उस ठेले वाले को समझ रही हो? क्या सच में उससे मदद मांगोगी? तानी ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, ठेला छोड़ो, अब वो ठेला नहीं चला रहा, उसकी कार देखो। और वैसे भी इस हाल में फंसने से बेहतर है कि थोड़ी देर के लिए उससे मदद ले ली जाए। यश कुछ नहीं बोला। तानी ने झिझकते हुए ईशान की तरफ कदम बढ़ाए। ईशान, उसने नरम लहजे में कहा। ईशान ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। तानी को थोड़ी शर्म महसूस हुई। वह धीमे स्वर में बोली, देखो, अब बहस का वक्त नहीं है। ये गर्मी जान ले लेगी। ईशान ने उसकी झुंझलाहट को नजरअंदाज करते हुए मुस्कान के साथ गाड़ी का दरवाजा खोला। आओ, बैठो। मेरे एसी का भी टेस्ट ले लो, जैसे मेरे सब्र का लेती हो। यश अपनी जगह खड़ा रह गया। उसे ईशान की गाड़ी में बैठना अपनी शान के खिलाफ लग रहा था। उसने कहा, तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगा। मैकेनिक आता ही होगा। तानी ने खींचते हुए कहा, प्लीज, यश। बेकार की अकड़ छोड़ो और चलो। मुझे यहाँ और नहीं रुकना। पर यश नहीं माना। आखिर उसके पिता की कार के साथ भी तो किसी को रुकना था। इसलिए तानी ने और जिद नहीं की। वैसे भी उसका गर्मी से बुरा हाल हो या था और अब वो और फोर्स नहीं करने वाली थी। चलो तानी, यश में बहुत गर्मी है, थोड़ी और निकलने दो। कहते हुए उसने मुस्कुरा कर आगे की सीट का गेट खोला और तानी को बैठने का इशारा किया। पर कहते हैं, न रस्सी जल जाए लेकिन बल नहीं जाए। कुछ ऐसा ही हाल था तानी मैडम का था। हेल्प ले रही थी फुल स्वाग में। मैं तुम्हारे बराबर में बैठूंगी, सोचना भी मत। दोनों हाथ फोल्ड करते हुए उसने कहा। तानी ने अनमने ढंग से कार की ओर कदम बढ़ाया और पिछली सीट पर बैठ गई और ईशान गेट पकड़े खड़ा रह गया। फिर उसने आगे की सीट संभाल ली और कार स्टार्ट कर ली। गाड़ी में सफर। जैसे ही ईशान ने गाड़ी स्टार्ट की, ठंडी हवा पूरे माहौल को सुकून देने लगी। तानी ने राहत की सांस ली और उसके मुंह से निकल ही गया, थैंक यू, ईशान। ईशान ने हंसते हुए कहा, अरे, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं। तुम तो मेरी दोस्त हो। वैसे यश की कार का क्या हाल है? तानी ने अनमने ढंग से कहा, बस थोड़ा मैकेनिकल इशू है। तानी ने कॉल पर यश से बात की तो उसे पता चला। ईशान ने मजाकिया लहजे में कहा, ओह, तो यश की कार भी उसी की तरह नखरे करती है। अच्छा है, उसे थोड़ी एक्सरसाइज मिल गई। तानी का असमंजस। तानी गाड़ी के अंदर बैठकर बार बार ईशान को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईशान इतना बदल कैसे गया। उसकी कार, उसका आत्मविश्वास और उसका मजाकिया अंदाज उसे हैरान कर रहा था। वरना अगर वो यूं नाराज होकर बैठी होती थी तो ईशान मजाक करने के बजाय उसे मनाता था। पर अब इतना ठंडा रिएक्शन कैसे है? जब कार हाईवे पर निकल गई और ठंडक ने माहौल को पूरी तरह सुकून में बदल दिया,
तो ईशान ने कार में म्यूजिक स्टार्ट कर दिया और सामने लगे मिरर में तानी की उलझने समझ गया, जिसमें उसे तानी का चेहरा नजर आ रहा था। सॉन्ग स्टार्ट हुआ। ये प्यार प्यार क्या लगा रखा है, तूने दिल में तो मेला लगा रखा है। लाइन सुनते ही जैसे तानी जो बाहर देख रही थी एकदम सामने देखने लगी। पता तो ईशान को भी नहीं था कि उसके दिल का हाल ये रेडियो वाले भी जानते हैं। ये प्यार प्यार क्या लगा रखा है, तूने दिल में तो मेला लग रखा है। बिकते नहीं यहाँ दिल, ये इश्क की है महफिल। लगाओ ये फरेब की दुकान और कही। ये लाइन सुनते ही ईशान जो मिरर में तानी को ही देख रहा था फौरन अपनी नजरें उससे फेर लेता है। लाइन भी जैसे ईशान की फीलिंग का साथ देख रही थी, पर तानी अब उसे ही देख रही थी कि तभी अगली लाइन आई। मेरे जैसे तो मिलेगे मिलेगे हम नहीं, मेरे जैसे तो मिलेगे मिलेगे हम नहीं। थोड़ी ही देर में उनकी कार उसी मॉल के बाहर आकर रुकी जहां ईशान पहले भी आ चुका था और यहां के लोग उसे जानते थे। तानी अपनी एंगेजमेंट लिए शॉपिंग करने आई थी। ईशान के चेहरे के रंग उड़ गए। वो जानता था कि उसकी सच्चाई यहाँ सब जानते हैं, इसलिए वो थोड़ा झिझकने लगा। तानी ने जब उसके चेहरे पर 12 बजते देखे तो उसे लगा कि ईशान तो इतने बड़े मॉल में कभी आया ही नहीं है और डर से वो झिझक रहा है। चलो ईशान, तुमने मुझे लिफ्ट दी, इसके बदले में तुम्हें यहाँ आने का मौका देती हूँ, वरना पता नहीं जिंदगी में कभी इतने बाद मॉल में तुम्हें आने का मौका मिले ना मिले। तानी की बातों में दोस्ती नहीं थी, बल्कि वो तो ईशान को अंदर ले जाकर एहसान करा रही थी कि वो कितना ऊंचा स्टेटस रखती है। उसके मन में ये चल रहा था कि उसके शॉपिंग बैग वो ईशान को थमा देगी और आराम से शॉपिंग करेगी। पर उसे क्या पता था कि अगर ईशान ने अंदर शॉपिंग उठाए तो इस मॉल के सर्वेंट बैग्स लेने उसके आगे पीछे आ जाएंगे। ऐसे कैसे जाए वो अंदर? अब क्या होगा आगे? क्या ईशान मॉल में दस्तक देगा? अगर हाँ तो क्या होगा? वहां के लोग ईशान को पहचान लेंगे और पिछली बार की तरह उसके आगे पीछे घूमेंगे। फिर क्या होगा? तानी क्या करेगी? उसके क्या रिएक्शन होंगे ईशान को इतनी इज्जत मिलता देख? कि यश यहाँ आ जाएगा? क्या ईशान यश का सच ला पाएगा तानी के सामने और तोड़ पाएगा इस एंगेजमेंट को? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? वैसे मॉल में एंट्री फ्री है, आप लोग जरूर आए। आपका हार्दिक स्वागत और भरपूर इज्जत है इस मॉल और नेवल में। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय नॉवेल। ईशान, चलो ना, जब तक मैं शॉपिंग कर रही हूँ तुम भी घूम लो, वैसे भी बाहर धूप बहुत तेज है। तानी मन ही मन उसकी इंसल्ट कराना चाहती थी, लेकिन उसे क्या खबर थी कि अंदर ईशान की इतनी इज्जत है कि वो चाहकर भी कम नहीं कर सकती थी। ईशान थोड़ा झिझकते हुए बोला, नहीं तानी, मुझे अंदर जाना पसंद नहीं। वैसे भी यहाँ के लोग मुझे मतलब मैं यहाँ ठीक से फिट नहीं बैठता। लेकिन तानी ने जिद पकड़ ली, जिद मत करो, चलो अंदर। क्या तुम्हें वाकई डर लग रहा है कि ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है? उसकी बात सुनकर ईशान ने हल्के अंदाज में जवाब दिया, डर? मैं और डर? तुम चलो, मैं भी देखता हूँ इस मॉल का डर। ईशान का मन अंदर जाने को नहीं कर रहा था। उसने सोचा कि वह बाहर कार में इंतजार करेगा, लेकिन उसके मन में एक हलचल हुई और आखिरकार उसने खुद को समझाया, शायद उसे मेरी मदद की जरूरत पड़े। अपने मन में सोचते हुए उसने अंदर जाने की फैसला कर लिया। ये सच था, तानी बहुत कन्फ्यूशियस लड़की थी, उसे क्या लेना है क्या नहीं जल्दी समझ भी आता था। मॉल के अंदर का माहौल। जैसे ही दोनों मॉल में दाखिल हुए, कुछ लोग ईशान को पहचानने लगे। एक लड़की तुरंत ईशान की तरफ बढ़ी, लेकिन ईशान ने तानी के पीछे चलते हुए उसे इशारा कर मना कर दिया। वो तानी को भी पहचान गई थी।
उसे लगा कि आज भी सर उन्हें शॉपिंग कराने लाए हैं। उसने तानी को जेल्स नजरों से देखा और मन में कहा, क्या किस्मत है, बार बार शॉपिंग। स्टाफ और कुछ लोग ने उसे दूर से देखा और आपस में कानाफूसी करने लगे। तानी को ये समझ नहीं आया कि लोग क्यों फुसफुसा रहे हैं। तानी को थोड़ा अजीब लगा कि सब ऐसे नोटिस क्यों कर रहे हैं। फिर उसने ईशान को देखा, जिसने भले ही वाइट कलर का शर्ट पहना था, लेकिन रोड पर मदद करने के कारण उसके कपड़े थोड़े खराब हो गए थे, जिससे तानी को लग रहा था कि शायद ईशान की हालत से ये सब हो रहा है। उसे इंसल्ट फील होने लगी। ईशान, ये सब तुम्हें क्यों देख रहे हैं? ईशान ने कहा, शायद ये मुझे तुम्हारा बॉडीगार्ड समझते हो। उसके मजाकिया अंदाज से तानी इराटेट होते हुए बोली, ईशान, मजाक मत करो। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा स्टाइल, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लोग मुझे भी तुम्हारे जैसी सोचने लगेंगे। तुम यही रुको। ईशान ने तानी की झिझक को भांपते हुए लेकिन गंभीरता से जवाब दिया, तानी, ये जगह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मुझे तुम्हारी सेफ्टी की परवाह है। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता। अगर तुम्हें यहाँ मेरी वजह से कोई शर्मिंदगी होती है तो मैं खुद को दूर रख लूंगा, लेकिन तुम्हें खतरे में नहीं छोड़ सकता। तानी चुप हो गई। उसे लगा कि ईशान अपनी बातों में सच्चा था। उसने नजरें फेरते हुए कहा, ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि ज्यादा ध्यान न खींचो लोगों का। उसका इतना कहना ही था कि ईशान किसी मूर्ति से टकरा गया और वो मूर्ति जमीन पर गिर गई। ये देख तानी को लगा कि अब कहीं डॉट ना पड़ जाए। वो मुंह बनाती हुई निकल ली। एक लड़की ईशान के पास आई। अरे लिए सर, मैं उठा दूंगी। ये सुन ईशान ने थैंक्स कहा और तानी के पीछे हो लिया। तानी बेचैन नजर आ रही थी। हर बार जब लोग उनकी ओर देखते, तानी को लगता कि वे ईशान का मजाक उड़ा रहे हैं। उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा, देखा, सब हमें ही देख रहे हैं। तुम्हारी वजह से मैं असहज महसूस कर रही हूं। ईशान को हंसी आ गई। सच में शक कितना गहरा होता है कि सही को गलत और गलत को सही समझता है। ईशान ने अपनी शांत आवाज में कहा, तानी, वे तुम्हारी खूबसूरती देख रहे हैं। और वैसे भी मैं किसी के लिए नहीं। फिर तानी एक शॉप पर रुकी। वहां खड़े स्टाफ ने ईशान को देखते ही पहचान लिया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगे, लेकिन ईशान ने उन्हें हाथ दिखाकर ऑर्डर दे दिया, जिससे वो समझ गए कि ईशान तानी के साथ थोड़ी शॉपिंग करने आया है और डिस्टर्बिंग नहीं चाहता। उन लोगों ने भी उसे परेशान करना ठीक नहीं समझा। तानी इस सब से अनजान रही। तानी ने कुछ सामान देखने के लिए एक दुकान में कदम रखा। वहां उसे कुछ बैग्स और एक्सेसरीज पसंद आईं। लेकिन जब उसने सेल्समैन से मदद मांगी तो वह उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था, और ईशान को तो उसने दूर रहने को कहा था। फिर भी ईशान ने यह देखा और आगे बढ़कर बड़े ही ठहराव से सेल्समैन से कहा, भाई साहब, मैडम जो सामान पूछ रही हैं उसे अच्छे से दिखाओ। अगर सर्विस नहीं दे सकते तो यहाँ काम क्यों कर रहे हो? सेल्समैन तुरंत हरकत में आ गया और तानी को सभी आइटम्स दिखाने लगा। तानी ने आश्चर्य से ईशान को देखा। वह कुछ न बोली, लेकिन उसके दिल में एक हल्का सा एहसास हुआ कि ईशान हमेशा सही वक्त पर उसकी मदद करता है। थोड़ी देर बाद वो दूसरी तरफ ड्रेस देखने चली गई। शॉपिंग के दौरान तानी ने कई चीजें ट्राई की, लेकिन एक ड्रेस को हाथ में लिए वो खड़ी हुई थी। उसकी चेन फंस गई। वो झुंझलाने लगी। ये चेन ठीक से क्यों नहीं लग रही? ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा, रुको, मैं देखता हूँ। उसने जल्दी से चेन को ठीक कर दिया।
तानी को ये अजीब लगा कि ईशान इतने सहज तरीके से उसकी मदद कर रहा है। तानी कुछ बोल पाती इससे पहले ही सेल्समैन ने दूसरी ड्रेस तानी को दी। कौन सा कलर लूं वो सोच रही थी, तभी ईशान ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर ब्लश वाला पिंक हमेशा सबसे अच्छा लगता है, ये ले लो। तानी ने उसे पहनकर ट्रायल रूम में ट्राई किया और बाहर आकर पूछा, कैसी लग रही हूँ? ईशान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि ड्रेस तुम्हें खूबसूरत बना रही है, लेकिन सच तो ये है कि तुम ड्रेस को खूबसूरत बना रही हो। तानी ने उसकी तारीफ को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ ही गई। तानी ने कई और चीजें देखीं और ईशान हर बार उसकी छोटी छोटी मदद करता गया। जब तानी के हाथों में ज्यादा शॉपिंग बैग हो गए तो ईशान ने उसे पकड़ लिया। मॉल में घूमते वक्त तानी को जूते का सही साइज नहीं मिल रहा था। वो बार बार कुछ नया ट्राई कर रही थी, लेकिन उसके साइज में कुछ भी नहीं था। ईशान उसे वहीं छोड़कर दूसरी तरफ गया और स्टाफ से बात कर तुरंत उसका साइज मंगवाया और खुद आकर वापस तानी के पास खड़ा हो गया। थोड़ी देर में मैनेजर खुद वहां आया। उसके पीछे मॉल के स्टाफ के कुछ लोग उनके पीछे बॉक्स लेकर चल रहे थे। तानी ये देख हैरान थी, फिर उसे काफी अच्छा लगा। उन बॉक्स में हर तरह के डिजाइन थे और सभी तानी के साइज के। जब तानी ने ये देखा तो वो उनमें से अपने लिए पसंद कर उसे ट्राई करने लगी। तभी आगे बढ़कर ईशान ने उसके हाथ से वो सैंडल ली और अपने एक पर के बल बैठकर उसे पहनाने लगा, जिसे देख तानी का दिल ईशान पर हारने को हुआ। लेकिन तभी उसने मुंह घुमा लिया और दूसरी तरफ देखने लगी। तानी ने जैसे ही दूसरी तरफ देखा तो सब उसे ही देख रहे थे कि वो वाकई कितनी लकी है जो ईशना जैसा सेलिब्रिटी उसके कदमों में झुका हुआ है। पर ईशान को किसी से फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जिसके लिए वो ये सब कर रहा था वो खुद उसके प्यार से बेखबर थी। या यूं कहे तो उसने कभी ईशान की नजरों से उसकी मोहब्बत को देखा ही नहीं। तानी ने सोचा, यश तो कभी इतनी परवाह नहीं करता, शायद ईशान वाकई अलग है। लेकिन उसने खुद को संभालते हुए ईशान से कहा, तुम्हें इतनी कोशिश करने की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। ईशान ने हंसते हुए कहा, कोशिश नहीं, ये तो मेरा नेचर है और तुम जब तक मैनेज करोगी तब तक प्रॉब्लम खत्म कर चुका होऊंगा। हंसते हुए वो तानी को देखने लगा। दुकान से बाहर निकलते वक्त तानी ने धीरे से कहा, तुम बहुत हेल्पफुल हो, लेकिन ये मत सोचो कि इससे कुछ बदलने वाला है। ईशान ने उसे जवाब दिया, मैं बदलने के लिए नहीं कर रहा तानी, ये तो बस मेरी आदत है और तुम खुश रहो, यही काफी है। तानी ने उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसे अनदेखा कर आगे बढ़ गई। तानी चुप रही, लेकिन ईशान की बातों ने उसके दिल में हलचल मचा दी। वो सोचने लगी कि कहीं वो यश के साथ कोई बड़ी गलती तो नहीं कर रही। इतने में यश भी वहां आ गया और अपने सामने ईशान को देख नजरअंदाज करते हुई तानी के पास चला गया। यार वो कार थोड़ी खराब हो गई थी, लेकिन अब एकदम फर्स्ट क्लास हो गई है, चलो तुम्हारी शॉपिंग हो गई। यश को तानी के पास देख ईशान का दिल फिर से जलने लगा। उसने अब वहां से जाना ही ठीक समझा। वैसे भी अब यश की कार भी ठीक हो गई थी, तो वो उन दोनों को वही बात करता छोड़ बाहर की तरफ जाने लगा। एक दिन तानी खुद देखेगी कि कौन सही है और कौन नहीं। तब तक उसे उसके फैसले पर भरोसा करने दो। जाते हुए ईशान के दिमाग में ये चल रहा था। उसने एक बार दोनों को देखा और अपनी कार में बैठ वहां से निकल गया। तानी अब यश के साथ थी, लेकिन उसकी नजरें जाते हुए ईशान पर टिक गई थी जब तक वो उसकी आंख से ओझल नहीं हुआ। ईशान कौन है? वो ऐसा क्यों है? उसकी ये गाड़ी, उसकी परवाह, सब कुछ अजीब है। मैं यश के साथ सही हूँ,
लेकिन फिर भी ईशान के प्रति ये अजीब खिंचाव क्यों हो रहा है? ईशान तो वहां से चला गया। यहाँ यश ने देखा कि तानी गेट पर नजर गड़ाए खड़ी है, तो उसके चेहरे के आगे चुटकी बजाते हुए बोला, क्या हुआ, शॉपिंग हो गई तुम्हारी? तानी, जो अपने ही ख्यालों में या यूं कहे कि सवालों में गुम थी, एकदम से होश में आते हुए बोली, हाँ, नहीं, आई मीन रिंग। रिंग रह गई, उसने हड़बड़ाते हुए कहा। तुम नहीं थे ना, इसलिए तुम्हारा साइज कैसे लेती, चलो अब चलते हैं, तानी ने यश का हाथ पटकते हुए कहा और फिर वो दोनों के ज्वेलरी की शॉप पर चले गए। मैडम, आपकी पसंद को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ खास डिजाइन तैयार किए हैं, कृपया बैठें। तानी ये सब देखकर मुस्कुरा उठी। उसे लगा कि ये स्वागत यश के सेलिब्रिटी होने की वजह से हो रहा है। उसने खुद को खास महसूस किया और यश पर गर्व हुआ। उसे याद था कि पहले भी यश ने उसे कितनी इज्जत दिलवाई थी। यश ने अपनी सामान्य घमंड भरी शैली में कहा, ठीक है, जल्दी दिखाओ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ज्वेलरी काउंटर पर बैठते ही तानी की नजर एक बेहद खूबसूरत डायमंड रिंग पर पड़ी। वह तुरंत बोली, यश, देखो, ये कितनी सुंदर है, मुझे ये बहुत पसंद आई। यश ने रिंग को सरसरी निगाह से देखा और बिना भाव के बोला, इतनी महंगी चीज खरीदने की जरूरत क्या है? इससे सस्ती कोई दिखाओ। स्टाफ ने थोड़ी झिझक के साथ तानी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, ये रिंग आपकी पर्सनैलिटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसे देखकर लगता है कि इसे आपके लिए ही बनाया गया है। यश का चेहरा सख्त हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, आपसे जो कहा गया है वही करें। दूसरी रिंग दिखाइए। स्टाफ ने यश के इस व्यवहार को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन तानी ने उनके चेहरे पर आई असहजता को महसूस किया। उसने सोचा, लोग यश से प्रभावित क्यों नहीं हो रहे? ये सब वाकई यश की वजह से मुझे इज्जत दे रहे थे या कुछ और बात थी? उसके मन में फिर सवाल उठने लगे। फिर भी उसने अपने मन को शांत रखा और यश के कहने पर एक सस्ती रिंग देखने लगी। लेकिन अंदर से वह थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी। तभी स्टोर मैनेजर एक ग्राहक से बहस करने लगा, जिसने किसी और का बिल अपने नाम पर लेने की कोशिश की। उस ग्राहक ने अपना मामला सही साबित करने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। मैनेजर ने सख्त लहजे में कहा, देखिए, हम अपने नियमों के तहत काम करते हैं। यहाँ आने वाले ग्राहकों का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। और जिस तरह से हमारी कंपनी के कुछ खास क्लाइंट्स हमें गाइड करते हैं, हम उनके निर्देशों पर ही काम करते हैं। तानी ने यह सुना और उत्सुकता से पूछा, ये खास क्लाइंट्स कौन हैं? शॉपकीपर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, ये बताना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि उनके व्यवहार और नैतिकता ने हमें सिखाया है कि हर ग्राहक का सम्मान करना चाहिए। कुछ ही दिन पहले वो हमारे यहाँ आए थे, तब से सर हर ग्राहक को एक समान मानते हैं। तानी को यकीन हो गया कि यह सम्मान यश के कारण नहीं, बल्कि किसी और वजह से हो रहा था। तानी को अभी यह नहीं पता चला कि वह खास क्लाइंट ईशान है, लेकिन मॉल में हुए इस अनुभव ने उसके मन में सवाल खड़े कर दिए। यहाँ वो मैनेजर की तरफ देखते हुए आगे बढ़ी और वहाँ यश रिंग देखते हुए उस भीड़ पड़ा। ये जोर सुन तानी तुरंत उसके पास आई और बाहर से मैनेजर भी अब यही देखने लगा। उसे भी गड़बड़ महसूस हुई तो वो भी अंदर आ गया। अब क्या होगा? क्या यश की झूठी छवि आएगी तानी के सामने? क्या तानी को एहसास होगा कि यश के कारण उसकी इज्जत नहीं, बेइज्जती हो रही है? और वह कौन है जिसकी वजह से उसे इतना सम्मान मिला? जिसे तानी अपने ड्राइवर की तरह ट्रीट कर रही थी, उसी के कारण लोग इसे इज्जत दे रहे थे। जब तानी को ये पता चलेगा तब क्या होगा?
क्या कल एंगेजमेंट में कोई नया तमाशा होने वाला था? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय नॉवेल। एपिसोड नकली शान असली पहचान। तानी और यश ज्वेलरी स्टोर में रिंग देखने आए थे। तानी को पूरा यकीन था कि जो सम्मान, जो स्पेशल ट्रीटमेंट उसे मिल रहा था, वो सब सिर्फ यश की वजह से था। लेकिन उसकी ये सोच ज्यादा देर टिक नहीं पाई। स्टोर के अंदर लगे क्रिस्टल झूमरों की रोशनी में हीरे की रिंग्स चमक रही थी। मैनेजर ने आदरपूर्वक रिंग्स का बॉक्स खोलकर उनके सामने रखा और तानी एक एक कर उन्हें देखने लगी। यश ने बड़े एटीट्यूड से कहा, कोई और बढ़िया कलेक्शन दिखाओ, ये सब तो बहुत सिंपल लग रही हैं। उस इंसान को यश पर गुस्सा आ गया। वो उन्हें पागल लग रहा था। पहले तो उसने डायमंड रिंग को ना कह दिया और अब वो इसे उसके हिसाब से दिखा रहा है तो भी उसके ड्रामे। अजीब बंदा है। उस शॉप के स्टाफ ने धीरे से कहा, फिर एक नज़र तानी की तरफ फिर यश की करते हुए बोला, सर, हमारे पास कुछ प्रीमियम कलेक्शन भी हैं, लेकिन। यश ने बीच में ही बात काट दी, तो फिर क्या कर रहे हो? जल्दी दिखाओ। वो थोड़ा झिझका, लेकिन फिर उसने रिसेप्शनिस्ट को इशारा किया। तभी यश का ध्यान बगल के काउंटर पर रखी एक कीमती वॉच पर गया। उसने उसे उठाकर पहन लिया और शीशे के सामने खड़ा होकर देखने लगा। अच्छी लग रही है ना? यश ने तानी से पूछा। तानी ने बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी नज़र मैनेजर की हलचल पर थी। सर, कृपया वो घड़ी वापस रख दें। वो एक्सक्लूसिव कलेक्शन का हिस्सा है, एक स्टाफ गर्ल ने कहा। यश को ये बात चुभ गई। उसे लगा जैसे उसकी औकात पर सवाल उठाया जा रहा था। गुस्से में वो घड़ी को वापस रखने की बजाय अपनी कलाई पर एडजस्ट करने लगा। अरे, मैं तो बस देख ही रहा था, इतनी भी क्या जल्दी है? उसने चिढ़कर कहा। इतने में मैनेजर तेजी से वहां आ गया। उसके चेहरे पर साफ नाराजगी थी। सर, कृपया वो वॉच हमें लौटा दें। ये हमारा नियम है कि कस्टमर किसी भी एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट को बिना परमिशन ट्राई नहीं कर सकते। यश ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, तुम मुझे जानते नहीं हो? मैनेजर का सब्र टूट गया। उसने सख्त लहजे में कहा, सर, आप जैसे कोडोट हम अच्छे से जानते हैं, पर हम हमारे स्पेशल क्लाइंट की वजह से आपके साथ कुछ नहीं कर रहे। ये सुन यश समेत तानी भी हैरान थी। स्पेशल क्लाइंट? अब तक वो यश को ही वो मान रही थी, पर उसके सामने खुद मैनेजर उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे यश की कोई इज्जत हो ही नहीं। वो अपनी आंखें जितनी हो सकती उतनी बड़ी कर मैनेजर को तो कभी यश को देखे जा रही थी। अगर आप कस्टमर पॉलिसी को नहीं समझ सकते तो बेहतर होगा कि आप यहां से चले जाएं। तानी को झटका लगा। वो हक्की बक्की खड़ी थी। अभी तक उसे लग रहा था कि लोग उसे यश की वजह से इज्जत दे रहे थे, लेकिन अब यश को ही बाहर निकालने की बात हो रही थी। यश गुस्से से लाल हो गया। उसने हाथ में पहनी घड़ी उतारी और काउंटर पर पटक दी। तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मुझसे इस टोन में बात करो। मैनेजर ने बिना झुके कहा, सर, आपकी इज्जत आपके रवैये से होती है, किसी नाम से नहीं। स्टोर के बाकी कस्टमर्स और स्टाफ भी ये तमाशा देखने लगे थे। यश ने इधर उधर देखा। उसे एहसास हुआ कि अब उसकी इज्जत का भांडा फूट चुका था। वो गुस्से में तानी को देखता हुआ बाहर निकल गया। तानी अब स्टोर में अकेली रह गई थी। वो सोच में पड़ गई, अगर लोग उसे यश की वजह से इज्जत नहीं दे रहे थे, तो फिर किसकी वजह से? तानी की आंखें खुल गई। हालांकि उसे इस बात कर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन क्या करे, सच उसके सामने था। तभी स्टोर की एक स्टाफ गर्ल धीरे से मुस्कुराई और फुसफुसाई, पहले जब आप यहाँ आई थी, तब किसी और के साथ आई थी,
और आज आप कैसे अजीब बंदे के साथ आई है। ये वही लड़की थी जिसने ईशान से बदतमीजी की थी और फिर जब उसे ईशान की आइडेंटिटी का पता चला था तो वह उसके आगे पीछे घूम रही थी। ईशान के ही कहने पर उसने उस दिन तानी को ऑफर्स दिए थे और इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दिया था। तानी ने चौंक कर उसे देखा। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? उस दिन तो मैं अकेली ही आई थी। वो स्टाफ गर्ल मुस्कराई। नो एमएम, आपके साथ एक और शख्स था जिसकी वजह से आपको स्पेशल ऑफर्स मिल रहे थे, इसकी वजह से नहीं। तानी का माथा ठनका। उसने जल्दी से पूछा, तो फिर किसकी वजह से? स्टाफ गर्ल ने रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप ध्यान से सोचेंगी तो जवाब खुद मिल जाएगा। तानी अब पूरी तरह से उलझ चुकी थी। आखिर ऐसा कौन था जिसकी वजह से उसे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिला? क्या उसे अब ईशान का ख्याल आएगा? वो स्टाफ गर्ल कह के वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते तानी के चेहरे पर परेशानी छोड़ गई थी, एक ना सुलझने वाली पहेली में। ईशान का नाम उसके दिल में आया पर अगले ही पल उसने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं नहीं, वो कहा। फिर सोच में पड़ती हुई बोली, क्या वाकई ईशान ही तो नहीं? ओ गॉड, ये सब क्या हो रहा है? तानी परेशान थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने वक्त से वो जिस जाल में फंसी हुई थी वो एक पल में टूट गया था। वो जब से यश से मिली थी, उसकी बड़ाई सुन सुनकर उसका मेंद वॉश हो गया था। उसे याद था जब लास्ट टाइम वो शॉपिंग करने आई थी, तब उस लड़की ने कहा था कि उसे ये ऑफर्स इसलिए मिल रहे थे क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी के साथ आई थी। उसकी जिंदगी में तो यश ही सेलिब्रिटी था, फिर वो नहीं तो कौन सा नया सुपरस्टार आ गया था जो उसके लिए ये सब कर रहा है? उसके मन में ये सब चल रहा था। मॉल से निकलने के बाद वो पूरे रास्ते ये सोचती रही और फिर घर आकर सीधा अपने रूम में चली गई। तानी की माँ ने देखा तो उन्हें लगा कि तानी थक गई है, इसलिए सोने चली गई। वैसे भी उन्होंने तानी को सारी शॉपिंग करने का कहा था, वो चाहती थी कि हर चीज़ तानी की पसंद की हो, पर उन्हें भी ये समझना था कि उसे अपनी पसंद के सामान के बजाय अपनी पसंद के इंसान की ज़रूरत है। और अगला दिन फिर सूरज को आसमां के छत पर ले आया। ईशान काफी रिलैक्स था, उसे कल शूटिंग पर जाना था, इसलिए आज वो अपनी माँ के साथ आराम से लंच कर रहा था। फिर उसने शिवानी को गले लगाया और बाहर निकल गया। एपिसोड टाइटल मूवी की स्टोरी हुई चोरी। ईशान अपने अंदाज में गुनगुनाते हुए माधवी जी के ऑफिस की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने ऑफिस का दरवाजा खोला, अंदर का माहौल देखकर उसकी हंसी गायब हो गई। माधवी जी अपनी कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन उनके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। उनके सामने टेबल पर एक टैबलेट रखा था, जिसमें ईशान का वह वीडियो चल रहा था, जिसमें वह सड़क पर ठेले वाले की मदद कर रहा था। ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। नीरज जी पास में खड़े थे, उनका चेहरा भी गंभीर था। ईशान ने जब ये देखा तो फौरन समझ गया कि मामला कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह घबराया नहीं, बल्कि अपनी हंसी रोकते हुए हाथ जोड़कर बोल पड़ा, अरे वाह, इतनी सुबह मेरी फिल्म रिलीज हो गई और मुझे खबर भी नहीं। माधवी जी ने गहरी सांस ली और वीडियो पॉज कर दिया। उन्होंने ईशान की तरफ देखा, उनकी आंखों में नाराजगी थी। ये क्या था, ईशान? ईशान ने मासूमियत से कहा, इंसानियत। माधवी जी ने मेज पर हाथ रखा। और तुम्हारी इमेज? ईशान ने हल्की सी मुस्कान दी, मुझे लगा वही बना रहा हूं। माधवी जी कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। तुम्हें पता भी है कि तुम अब एक आम आदमी नहीं रहे? तुम एक स्टार बनने वाले हो, तुम्हारी इमेज बहुत मायने रखती है। तुम्हें सड़क पर इस तरह नहीं जाना चाहिए, ना ही इस तरह के काम करने चाहिए। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता?
ईशान ने सिर हिलाया और एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। समझ आ गया, मैडम। अब मैं अगले ठेले वाले को मदद नहीं करूंगा, बल्कि लोगों के तरह ट्रैफिक में बैठकर मजे लूंगा। अब ठीक है। नीरज जी ने हल्की सी हंसी दबाई, लेकिन माधवी जी का चेहरा सख्त बना रहा। ईशान, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी हर हरकत मीडिया में जाती है। ये जो वीडियो वायरल हुआ है, इससे तुम्हारी इमेज पर असर पड़ सकता है। ईशान ने चुटकी ली, तो मतलब मैं किसी जरूरतमंद की मदद भी नहीं कर सकता? माधवी जी ने गहरी सांस ली। मदद करना गलत नहीं है, लेकिन स्टार्स को सब चीजें सोच समझकर करनी पड़ती हैं। तुम अब एक आम आदमी नहीं हो, तुम्हें एक स्टार की तरह बर्ताव करना होगा। ईशान थोड़ा और आगे झुका और आंखें मिचमिचाते हुए बोला, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए था? अपनी कार से निकलकर ठेले वाले से कहना चाहिए था, बाबा, तुम्हारा ट्रैफिक जाम बहुत बढ़िया है। क्या मैं भी अपनी कार यहीं पार्क कर दूं? माधवी जी ने उसे घूरकर देखा, लेकिन ईशान रुका नहीं। या फिर मुझे ठेले वाले के पास जाकर कहना चाहिए था, भाई साहब, मैं बहुत बड़ी मूवी करने वाला हूँ, लेकिन अभी तक मैं इतने बड़े स्टार नहीं बना कि आपको हेल्प कर सकूं। आप थोड़ा और इंतजार कर लें। नीरज जी ने अब खुलकर हंस दिया, लेकिन माधवी जी अभी भी गंभीर बनी रहीं। ईशान ने उनकी टेबल पर हल्की सी थपकी दी और थोड़ा गंभीर होकर कहा, देखिए मैडम, आप एक बात समझ लीजिए। स्टार बनने से पहले मैं एक इंसान हूँ, और अगर मेरे स्टार बनने के चक्कर में मेरी इंसानियत चली गई, तो फिर मैं क्या ही स्टार बनूंगा। माधवी जी थोड़ी नरम पड़ी, लेकिन उन्होंने अभी भी अपनी नाराजगी पूरी तरह नहीं छोड़ी। लेकिन मीडिया तुम्हें किसी भी एंगल से दिखा सकता है, ईशान। अगर उन्होंने इसे किसी और तरीके से दिखाया, तो लोग सोच सकते हैं कि तुम बस पब्लिसिटी स्टंट कर रहे थे। ईशान ने हंसते हुए कहा, तो चलिए, अगली बार जब मैं किसी की मदद करूं, तो अपना फेस कवर करके क्रिश बन जाऊंगा, ओके? अब माधवी जी भी हल्का सा मुस्कुरा दी। ईशान ने आगे कहा, देखिए मैडम, जब कोई गिरे तो उसे उठाने के लिए स्टारडम नहीं, इंसानियत चाहिए। अगर लोग मुझे इसलिए पसंद करते हैं कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं इस चीज को बदलने वाला नहीं हूं। अगर मुझे सुपरस्टार बनना है, तो अपने तरीके से बनूंगा, किसी के नक्शे कदम पर चलकर नहीं। माधवी जी अब पूरी तरह शांत हो गई। उन्होंने कुर्सी पर बैठते हुए गहरी सांस ली। ईशान की बातों में जादू था, वो हर किसी को अपनी बातों से काबू कर लेता था, और माधवी जी को उसका ये एटीट्यूड भाता था। वो अपनी हर बात को औरों के सामने इतनी बेहतर तरीके से रखता था कि हर कोई सहमति दिखाए और उसका हो जाए। उन्हें यकीन था कि एक दिन ये मुंबई भी उसकी होगी, उसका बोलबाला होगा। वो एक बेहतर बॉलीवुड स्टार बनकर चमकेगा। इस बार माधवी जी मुस्कुराई। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, तुम न बदलने वाले। जाओ, लेकिन अगली बार थोड़ा संभल कर काम करना। ईशान ने उठकर उन्हें मजाकिया अंदाज में सैल्यूट मारा और कहा, जी मैडम, अगली बार किसी को उठाने से पहले आपकी इजाजत जरूर लूंगा। फिर वो ऑफिस से बाहर निकल गया, अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए, और पीछे माधवी जी सिर हिलाते हुए मुस्कुरा दी। माधवी जी के ऑफिस से निकला कर वो बाहर बालकनी में आ गया। उसे अब ये जगह पसंद आ गई थी, यहाँ से उसे पूरा मुंबई जो न आता था। ईशान ऑफिस की ऊपरी मंजिल की बालकनी में खड़ा था। उसके हाथ रेलिंग पर टिके थे, और उसकी नजरें नीचे सड़क पर दौड़ रही थी। मुंबई की रफ्तार जस की तस थी, हर कोई अपनी ही धुन में भाग रहा था। सड़क किनारे एक चाय वाला अपने ग्राहकों को चाय सर्व कर रहा था।
पास में एक मोची किसी ग्राहक के जूते पर ब्रश फेर रहा था। दूसरी ओर एक छोटा बच्चा अपनी माँ का हाथ थामे सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था और ट्रैफिक का शोर उनके धैर्य की परीक्षा ले रहा था। ईशान ने गहरी सांस ली। ताज़ी हवा में भी हल्का सा धुआं मिला हुआ था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसकी आंखों में न जाने कितनी कहानियां तैर रही थी। ये शहर, उसने खुद से बुदबुदाया, यहाँ हर कोई अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। ईशान को याद आया कैसे कुछ देर पहले ही माधवी जी ने उसे स्टार बनने की हिदायत दी थी। लेकिन क्या स्टारडम इन लोगों से कटकर ही मिलता था? क्या चमकने के लिए बाकी दुनिया को अनदेखा करना जरूरी था? उसने अपनी मुट्ठी हल्के से भींच ली। उसकी सोच में हलचल थी, लेकिन चेहरे पर शांति। वो अपनी सोच में और डूबता के तभी उसे अंदर से हलचल सुनाई दी। वो वापस लौटा तो लोग हड़बड़ाहट में इधर उधर भाग रहे थे। 1 मिनट के अंदर पूरा ऑफिस ऊपर नीचे हो गया था। ईशान भी घबराहट में आगे बढ़ा और राहुल को रोकते हुए बोला, क्या हुआ राहुल, ये सब क्या चल रहा है? राहुल ने घबराते हुए बताया, सर माधवी मैडम ने फाइल मंगवाई थी, पर जैसे ही मैं वो लेने गया वो वहां से गायब हो गई। लगता है किसी ने उसे चुरा लिया है। हम वहीं ढूंढ रहे हैं, वरना मैडम नहीं छोड़ेगी। उसे इतना डरा हुआ देख ईशान ने फिर पूछा, कैसी फाइल थी? सर वो फाइल जिसमें नई मूवी की कहानी लिखी थी। अगर वो एमएम के दुश्मनों के हाथ लग गई तो पूरी मूवी की कहानी ही चोरी हो जाएगी। एमएम किसी को नहीं छोड़ने वाली। डरते डरते वो फिर से फाइल की तलाश में निकल गया। ईशान के भी माथे पर परेशानी की लकीरें आ गई। उसके सामने नीरज जी पूरे ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे चेक करवा रहे थे। वहीं बाकी लोग भी फाइल की तलाश में लगे हुए थे। माधवी जी कॉन्फ्रेंस रूम में गुस्से में बैठी थी। अब क्या करने वाला था ईशान? कैसे बचाएगा अपनी मूवी की कहानी को? क्या इस फाइल के पीछे किसी ऑफिस वाले का हाथ था, या माधवी जी के दुश्मनों का? नहीं हूं। उसकी आंखें जल रही थी। गुस्सा, बेबसी और दर्द तीनों मिलकर उसे परेशान कर रहे थे। रात का अंत और सुबह की शुरुआत। ईशान ने पूरी रात बेचैनी में बिताई। उसने कई बार सोने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे नीरज के शब्द याद आते, तुम हमारी फिल्म के हीरो नहीं हो। सुबह होते ही वह बिना किसी से बात किए सीधे माधवी जी के ऑफिस की ओर निकल पड़ा। वो बिना नाश्ता किए ही जा रहा था। उसे बस सच जानने की भूख थी। वो अपनी कार में बैठा और तेजी से कार स्टार्ट की। पीछे से ड्राइवर भागते हुए आया, पर ईशान जा चुका था। वो बिना ड्राइवर के ही खुद निकल गया था। उसकी कार की स्पीड से भी तेज उसका दिल धड़क रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसकी कार माधवी जी के ऑफिस के बाहर आकर रुकी और वो तेजी से अंदर की तरफ बढ़ा। उसक ही कदम को जल्दी थी। आज ऑफिस के लोगों को लग रहा था कैसे कोई तूफान आ गया हो। ईशान के जूते जोर जोर से टिक करते हुए अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। वो सीधा माधवी जी के केबिन में पहुंचा। माधवी जी उसके सामने बैठी थी। अब क्या होगा आगे जानने के लिए दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको मेरी ये नोवेल अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा और मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगी कि इसका अगला एपिसोड ला सकूं। तब तक के लिए खुश रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे वापस।